The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has recently cleared the Dulhasti Stage 2 hydroelectric project. On which river in Jammu and Kashmir is this project is located? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थित है? तो इसमें आपका आंसर होने वाला है चिनाब। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पर बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 260 मेगावाट होगी। ये अप्रूवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर डाल दिया था और अब हम अपने वाटर राइट्स का यूज़ कर रहे हैं। चेनाब प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो चेनाब पर इसके अलावा रातले, पाक्कल दुल और कीरू नाम के प्रोजेक्ट्स भी इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। इसके तहत वेस्टर्न रिवर्स यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान के लिए था, लेकिन इंडिया रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। और किश्तवाड़ जो है उसको लैंड ऑफ सफायर एंड सेफ्रॉन भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। In a bid to reverse its declining birth rate and aging population, which country has recently imposed a 13% sales tax on contraceptives, ending a 3-decade-long tax exemption? घटती जन्म दर और बूढ़ी होती आबादी को उलटने के प्रयास में किस देश ने हाल ही में गर्भ निरोधकों पर 13% बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स लगाया है, जिससे 3 दशक पुरानी कर छूट समाप्त हो गई है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है चाइना। चाइना ने अपनी गिरती हुई बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर 13% का सेल्स टैक्स लगा दिया है। पिछले 30 सालों से इन चीज़ों पर टैक्स छूट थी जो अब खत्म कर दी गई है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल पर टैक्स कम किया गया है ताकि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें। चाइना की पॉपुलेशन 2023 से लगातार कम हो रही है। उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके अब 3 चाइल्ड पॉलिसी अपना ली है। साउथ कोरिया और जापान भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वहाँ भी हो सकता है कि इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिले। और ये नया टैक्स 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द सेंटर हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द थर्ड फेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम टू डीपन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव फॉर दिस फेज? केंद्र सरकार ने हाल ही में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। इस चरण के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय यानी कि फाइनेंशियल आउटले स्वीकृत किया गया है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है 41,863 करोड़ रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईसीएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के फेज 3 को अप्रूव कर दिया है। इस फेज के लिए 41,863 करोड़ का बजट रखा गया है और इसका उद्देश्य ये है कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम इंडिया में ही बनाएं और बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग जैसे कंपनीज के प्रपोजल इसमें पास हुए हैं। कोई चीज़ ध्यान रखनी है कि टोटल क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट अलग फिगर होता है, लेकिन ये इस पे स्पेसिफिक फेज का आउटले 41,863 करोड़ रखा गया है। इंडिया का टारगेट है 2026 तक $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। According to the latest data released by National Tiger Conservation Authority (NTCA), which Indian state recorded the highest number of tiger deaths in year 2025? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में किस भारतीय राज्य में बाघों की मौत की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। एनटीसीए ने नए डेटा जो है वो जारी किए हैं और उसमें 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत जो है यानी कि टाइगर्स की जो डेथ हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है, जो टोटल है 55 डेथ्स। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहाँ पर टोटल 38 यानी कि 38 डेथ हुई हैं और टोटल डेथ्स जो इंडिया में हुई हैं टाइगर्स की वो है 166। अब इसका मेन कारण जो है वो टेरिटोरियल फाइट्स यानी कि इलाके को लेकर के लड़ाई बताई जा रही है और हैबिटेट जो है यानी कि रहने की जगह उसकी कमी को बताया जा रहा है, उसको माना जा रहा है। और अगर हम बात करें टाइगर स्टेट्स की तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया का टैग मिला हुआ है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which Indian city, widely known as the Diamond Capital, is on track to become the country's first fully slum-free city through successful implementation of urban housing schemes? भारत का कौन सा शहर जिसे व्यापक रूप से डायमंड कैपिटल यानी कि हीरा राजधानी के रूप में जाना जाता है, शहरी आवास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से देश का पहला पूरी तरह से झुग्गी मुक्त शहर बनने की राह पर है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है सूरत।
अर्बन डेवलपमेंट में सूरत ने कमाल कर दिया है। ये इंडिया का पहला फुली स्लम फ्री सिटी जो है वो बनने की राह पर है। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पीएमएवाई यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का यूज़ करके झोपड़पट्टी की जगह पक्के मल्टी स्टोरी जो फ्लैट्स हैं वो बना दिए हैं। और सूरत को इंडिया का डायमंड कैपिटल भी माना जाता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण में भी सूरत जो है वो इंदौर के साथ में टॉप रैंक्स में ही रहता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which Central Asian country has recently formally legalized cryptocurrency mining and exchange operations, classifying them as virtual assets under its civil law? किस मध्य एशियाई देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी खनन और विनिमय यानी कि माइनिंग और एक्सचेंज कार्यों को वैध कर दिया है और उन्हें अपने नागरिक कानून के तहत आभासी संपत्ति यानी कि वर्चुअल एसेट्स के रूप में वर्गीकृत भी किया है? इसका हमारा आंसर होने वाला है तुर्कमेनिस्तान। सेंट्रल एशियन देश तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को लीगल कर दिया है। उन्होंने क्रिप्टो को वर्चुअल एसेट्स का दर्जा दिया है, लेकिन ध्यान रहे इसे लीगल टेंडर यानी कि जो हम पैसे की तरह यूज कर सकते हैं वैसा नहीं माना गया है, बस एसेट माना गया है। दुनिया में एल साल्वाडोर, इस देश का नाम आपको याद रखना है, एल साल्वाडोर, ये पहला ऐसा देश था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था। और तुर्कमेनिस्तान अपने नेचुरल गैस के रिजर्व्स के लिए भी फेमस है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑपरेशन मिलाप, which was recently in the news for successfully tracing over 1300 missing person in the southwest district, is an initiative of which police force? ऑपरेशन मिलाप जो हाल ही में दक्षिण पश्चिम जिले में 1300 से अधिक लापता व्यक्तियों का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए खबरों में था, किस पुलिस बल की एक पहल है? तो आपका आंसर होने वाला है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन मिलाप न्यूज़ में है क्योंकि उन्होंने पिछले एक साल में 1300 से ज़्यादा लापता लोगों को ढूंढ निकाला है। इसमें पुलिस हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स होम और बस स्टैंड पर चेकिंग करती है और लोगों को उनके परिवार से मिलाती है। अगर हम सिमिलर ऑपरेशंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑपरेशन मुस्कान भी मिसिंग चिल्ड्रन के लिए चलाया जाता है। और मिसिंग चिल्ड्रन को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और खोया पाया पोर्टल जो है वो होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। According to the recently released draft Social Security Code rules, what is the minimum number of days a gig worker must be engaged with a single aggregator in a financial year to be eligible for Social Security benefits? हाल ही में जारी सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदा नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्र होने पर गिग वर्कर को एक वित्तीय वर्ष में एकल एग्रीगेटर के साथ कम से कम कितने दिनों के लिए जुड़ा होना चाहिए? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है 90 डेज। गिग वर्कर्स जैसे ज़ोमैटो, स्विगी ड्राइवर्स, इनके लिए नए रूल्स आए हैं। अगर उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट चाहिए तो उन्हें 1 साल में कम से कम 90 दिन एक कंपनी के साथ काम करना होगा। अगर वो अलग-अलग कंपनीज़ के लिए यानी एग्रीगेटर्स के लिए काम करते हैं तो ये लिमिट 120 दिन की हो जाती है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ये रूल्स कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंडर लाए गए हैं। और पहला स्टेट राजस्थान बना है जहां पर गिग वर्कर्स के लिए अलग कानून बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल के नए सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा अगर आपको ये सारी सुविधाओं का लाभ उठाना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which Indian state is set to become the first in the country to introduce proton therapy for cancer treatment within the public health system? कौन सा भारतीय राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर कैंसर के इलाज के लिए प्रोटोन थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो इसमें हमारा आंसर होने वाला है असम। असम देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो सरकारी हॉस्पिटल में प्रोटोन थेरेपी, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, उसको शुरू करेगा। इस मशीन की कीमत लगभग 500 करोड़ है। अब तक ये सिर्फ महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती थी, लेकिन अब ये सरकारी हॉस्पिटल में भी होगी। और प्रोटोन थेरेपी रेडिएशन का एक एडवांस रूप होता है जो सिर्फ कैंसर ट्यूमर को मारता है, आसपास के हेल्दी सेल्स को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये भी ध्यान रखने की है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अक्सर कैंसर कैपिटल कहा जाता है क्योंकि वहाँ टोबैको का यूज़ कैंसर रेट्स को बहुत हाई कर देता है। वहाँ पर टोबैको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड ई बिल प्लेटफॉर्म टू डिजिटली प्रोसेस एनुअल सब्सिडीज वर्थ नियरली 2 लाख करोड़ फॉर विच सेक्टर? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए लगभग 2 लाख करोड़ की वार्षिक सब्सिडी को डिजिटल रूप से संसाधित यानी प्रोसेस करने के लिए एकीकृत ई बिल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होने वाला है फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक। गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए इंटीग्रेटेड ई बिल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा ने किया, यानी कि जेपी नड्डा जो है उन्होंने किया है। अब 2 लाख करोड़ की सब्सिडी का हिसाब डिजिटल होगा। बिल फिजिकली भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ऑनलाइन ट्रैक होगा और फ्रॉड जो है उसको कम किया जा सकेगा।
ये सिस्टम आईएफएमएस और पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ता है। और इंडिया में फूड सब्सिडी के बाद फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है वो सरकार का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सब्सिडी कम करने के लिए सरकार इफ़को यानी कि आईएफएफसीओ नैनो यूरिया को प्रमोट कर रही है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने विचार भी रखिए। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।